हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। So what actually is electrolysis? As the term suggests, lysis means breakdown and electro means electrical energy. So we can say we are using electrical energy to decompose any electrolyte, right? So जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, मींस हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसकी हम एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। सेकेंड इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब अगर आपने ये जो सॉल्यूशन यूज किया है इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो आपका जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का that can be changed. And the third one is this electrode. So it depends on the nature of electrode. आपकी electrode inert है या फिर reactive. If your electrode is inert, like in case of platinum or we can say gold, तो क्या होगा? It doesn't participate in the chemical reaction. तो करती क्या है? That electrode will just provide a surface for the chemical reaction, or we can say it acts only as a source or sink for electrons. Right, but if the electrode is reactive, then it will participate in the reaction and thus your product of electrolysis will be different. So we can say the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrode. तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस का वो डिपेंड करेगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज के ऊपर कि कौन सी स्पीशीज यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है एनोड के ऊपर और या फिर रिड्यूस हो रही है कैथोड के ऊपर, और डिपेंड करता है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पर। बात करते हैं हम सबसे पहले मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। तो NaCl सॉल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो भी मोल्टन स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्टन नॉट एक्वस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। तो यहाँ पर मीडियम में सिर्फ दो ही आयन है, दैट इज Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो फर्स्ट जो केस है हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप होता है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl, राइट। NaCl एक क्रिस्टल है, आयनिक कंपाउंड है और आपको पता है आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है NaCl का, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इस बैटरी से मिल रही है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है क्या करेगी? NaCl को ब्रेक करेगी इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब केमिकल डिकम्पोजिशन के बाद स्टार्ट होती है हमारी रिएक्शन एट कैथोड। हमें पता है कैथोड के ऊपर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। और कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कैसी स्पीशीज आएगी? कौन सी स्पीशीज अट्रैक्टेड होगी कैथोड के ऊपर? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस Na पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड एंड Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इट मींस इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो आप देख सकते हैं कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Na पॉजिटिव ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम न्यूट्रल मेटल के अंदर। तो सोडियम मेटल हमें मिल गया वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज सोडियम मेटल व्हिच वी गॉट एट कैथोड। अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन। अब ये क्या करने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन एटम के अंदर। अब क्लोरीन एटम तो न्यूट्रल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो ये जो फर्स्ट हुआ है चेंज इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी चेंज। दिस वन इज प्राइमरी चेंज। अब क्या होगा? क्लोरीन एटम तो हम बोलेंगे स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये एक और क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस क्लोरीन गैस एंड दिस क्लोरीन गैस इज स्टेबल। और क्लोरीन गैस क्या करेगी? इट विल लीव द सेल। ठीक है, तो Cl2 जो बना है सेकेंड स्टेप में, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी चेंज। सो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl के केस में क्या मिल रहा है हमें? सोडियम मेटल मिल रहा है at cathode and chlorine gas at anode. So these are the product of electrolysis of molten NaCl. If we talk about molten lead bromide, तो first step क्या होगा? वही same chemical decomposition.
केमिकल डिकम्पोजिशन से हमें मिलेंगे लेड आयन, Pb2 पॉजिटिव आयन एंड ब्रोमाइड आयन, Br नेगेटिव। सो फर्स्ट स्टेप हो गया है केमिकली डिकम्पोज। अब रिएक्शन स्टार्ट होती है एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होगा? सेम, कैथोड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लेड 2 पॉजिटिव आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड मेटल के अंदर। तो हमें एक प्रोडक्ट मिल चुका है एंड दैट प्रोडक्ट इज लेड मेटल, राइट। लेड मेटल जा चुका है कहाँ पर? कैथोड के ऊपर, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करें एनोड पर, तो एनोड पर क्या होगा? Br नेगेटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमीन एटम के अंदर। अब ब्रोमीन एटम इज नॉट सो स्टेबल, तो क्या करेगा? ये एक और ब्रोमीन एटम के साथ कंबाइन करेगा और बना देगा ब्रोमीन गैस एंड दिस गैस विल लीव आउट ऑफ द सिस्टम, राइट। तो ये चेंज कैसा हो जाएगा? दिस वन इज द सेकेंडरी चेंज, that was your primary change. So we can say the product of electrolysis is lead metal and bromine gas, right? These are the product of, so bromine gas is released at, हम बोल सकते हैं एनोड, and lead metal is deposited at cathode. Okay. Electrolysis of acidulated water means water है लेकिन it is acidified by some sulfuric acid we can say, right? तो यहाँ पर प्रेजेंट है H आयन एंड OH आयन। वाटर को अगर आप केमिकली डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा? टू सब्सटेंस दैट इज H आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सेम कैथोड है जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो कैथोड के ऊपर क्या जाएगा? हम बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है वही अट्रैक्ट होगी, तो कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन एटम and we know hydrogen atom is not so stable, so it will undergo secondary change and forms hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस ये मिल गया हमें, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड। बात करें अगर हम एनोड की, तो एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 OH नेगेटिव आयन है, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये बना दिया 4 OH मॉलिक्यूल बन गया OH के, ठीक है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल। अब 4 OH मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी एंड विद रिलीज ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर एज वेल। 2 मोल वाटर रिलीज हुए एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो 2 मोल्स ऑफ वाटर है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। वाटर तो हमने क्या था? वाटर तो हमारा रिएक्टेंट था, तो इस केस में जो हमने रिएक्शन लिया है इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? दिस इज ऑक्सीजन। So oxygen is the one of the product which will be released at anode. So on electrolysis of acidulated water, we will get 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. This is the net reaction. Okay. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब आपको ध्यान देना है, दिस टाइम इट इज एक्वस NaCl। पहले जो हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था दैट वाज मोल्टन NaCl। अब एक्वस जब टर्म आ गई, इट मींस देयर इज वाटर मॉलिक्यूल हियर। अब वाटर मॉलिक्यूल के आने से स्टोरी चेंज हो चुकी है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ एक कैटायन नहीं है, पहले सिर्फ Na पॉजिटिव था, लेकिन अब Na पॉजिटिव को कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है H पॉजिटिव आयन। तो अब यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर होगा कॉम्पिटिशन, यहाँ पर होगी Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में रेस। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो कहाँ पे जाएंगे? अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, यानी कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये Na पॉजिटिव आयन है और H पॉजिटिव आयन है। अब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो तेज भागेगा, वही कहाँ पर पहुंच जाएगा? कैथोड के ऊपर। तो H पॉजिटिव काफी छोटा सा है, आयन है और लाइटर है, इसीलिए यहाँ पर H आयन की स्पीड भी फास्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि H आयन ये रेस जीत रहा है और 2H आयन जल्दी पहुंच रहे हैं एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव। और यहाँ पर होगा इनका रिडक्शन, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है। तो बात करें हम एनोड की, अब एनोड के ऊपर भी सेम वही बात है, यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, रेस होने वाली है, इसके बीच में क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में।
इनके अंदर से कौन बड़ा हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है क्लोरीन और यहाँ पर दो एटम है, एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। तो ये वाला हैवियर हो जाएगा दो दो पूरा बॉन्ड बॉन्ड बनाने के बाद। तो एक्चुअल में ये रेस कौन जीतना है, क्लोरीन एटम जीतने वाले हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, एनोड के ऊपर जल्दी जाएगा और यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मींस ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्लोरीन एटम बनाएगा एज अ प्राइमरी चेंज और फिर दो क्लोरीन एटम मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस as a result of secondary change और एक क्लोरीन गैस will leave out of the system। तो एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गई, यहाँ से क्लोरीन रिलीज हो गई। अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर बच क्या गया, जो हारने वाले खिलाड़ी थे कौन कौन, यहाँ पर प्रेजेंट था Na पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर OH नेगेटिव। ये दोनों तो अभी भी किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसी सिस्टम में प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस तो निकल चुके हैं। तो अब ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बना देंगे NaOH। और ये प्रोसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर लेकिन उसमें आपने ये नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, आपने पढ़ा था मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नमक। NaCl के सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करो और हमें क्या मिल जाएगा, NaOH मिल गया अंदर, और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हो गई, बाहर हो गई, ये तो सिस्टम को छोड़कर चली गई और हमें मिल जाएगा प्योर NaOH। तो काफी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे रेस की, एक्चुअल में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपटीशन होगा बिटवीन केटायंस एंड बिटवीन एनायंस, जिसके अंदर मैंने कहा कि केटायंस में H आयन जीत रहा है या फिर हम बोल रहे हैं एनायंस में क्लोराइड आयन जीत रहा है। एक्चुअल में जीतने का मतलब क्या है, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल की, कि किसकी एबिलिटी है डिस्चार्ज होने की, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, वैसे ही डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो आराम से यहाँ पर मीडियम के अंदर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका कम हुआ वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था एज कम्पेयर टू सोडियम एटम, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन वाज रिलीज्ड। And in case of anions, chlorine का discharge potential कम था as compared to hydroxide ion, that's why chlorine gas was released। तो जिसका discharge potential कम होता है वो तो रिलीज हो जाता है, और जिसका discharge potential ज्यादा रहेगा वो आराम से सेल के अंदर ही रहेगा। और इसीलिए हमें यहाँ पर नेट रिएक्शन मिल गई है, यहाँ पर NaOH मिल गया और मिल रहा है हमें हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, 3 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमने देखा यहाँ पर लास्ट रिएक्शन के अंदर आपने सिंपली क्या किया, मीडियम को चेंज किया। जब हम एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, लेकिन जब आपने मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया था तब वहां पर हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल रही थी, राइट। इसके बाद हमने ये भी देखा, जितने भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोड थी इनर्ट रखी थी प्लेटिनम की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में। लेकिन जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस की थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर टू प्योरीफाई कॉपर, वहां पर हमने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज किया था। तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर एक इलेक्ट्रोड कम हो रही थी और दूसरी प्योर वाली जो इलेक्ट्रोड थी वो बढ़ रही थी, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज करते उस सिस्टम को। तो वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोड वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। इसको और भी हम मेटलर्जी में डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्या करते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे तो किस तरीके से चेंज होता है। देखिए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो दो प्रोसेस पॉसिबल है एनोड के ऊपर, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, राइट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आप डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दो H आयन मिलेंगे और मिल जाएंगे आपको सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन। तो दिस इज योर कैटायन एंड दिस इज योर एनायन, राइट। तो अब कैटायन की तो रिएक्शन फिक्स्ड हो गई है, ये क्या करेगा, ये कैथोड के ऊपर जाएगा, 2H आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन गैस बनकर निकल गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सल्फेट की रिएक्शन में भी नहीं है, बट हमें ये पता है
जब सल्फ्यूरिक एसिड है ये 100% प्योर नहीं होता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, राइट। और वाटर का डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर सल्फेट आयन को कॉम्पीट कर रहा है OH नेगेटिव आयन, राइट। तो यहाँ तो चलिए H आयन को तो कॉम्पीट कोई नहीं कर रहा, यहाँ से भी H आयन मिल रहा था, यहाँ भी H आयन, तो कैथोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज ऑन द एनोड। अब वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ पर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सल्फेट आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो यहाँ पर H2OH 2 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस आपका सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है, दिस रिएक्शन इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वाटर डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन बना देगा, और जो ऑक्सीजन है दैट विल बी रिलीज एट एनोड, तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हायर कंसंट्रेशन के ऊपर H2SO4 की रिएक्शन है वो ये ऊपर वाली हो जाएगी एंड यू विल गेट H2S2OH acid, right? So this is the effect of concentration of any electrolyte, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज हो गया ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन। This is your question of the day. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of water to oxygen? तो आपने यहाँ पर रिएक्शन भी देखी, ये 2 मोल्स के लिए, राइट। 2 मोल्स ऑफ वाटर से ऑक्सीजन मिलता है। सिंपल है, आप क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। वाटर के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2 होगी, और ऑक्सीजन इसकी एलिमेंटल फॉर्म है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0, राइट। तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, सॉरी लूज करने पड़ेंगे 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज, 2 फराडे। और क्वेश्चन में किस में पूछा है, कूलम में, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कूलम। सेम है यहाँ पे, हमें 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो सेम आप क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी +2, Fe2O3 में करेंगे, कितनी आएगी, देखेंगे कितने का चेंज आया है, मतलब +2 से +3 में जाने के लिए इस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 1 फैराडे, और कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं।